हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड 2022 के सेकंड के जो 20 क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट उनका शॉर्टकट और क्या उसका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता था एग्जाम के अंदर, वो सारा डिस्कशन करेंगे। ये क्लास नंबर आपकी फर्स्ट है। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे एफकेड और मैथ की रीजनिंग, मैथ के साथ साथ आपको यहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मिलेगी, जिसके अंदर एफकेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग सारे ही डिस्कस किए जाएंगे। अगर मैं पेपर पॉइंट की बात करूंगा तो 2022 अभी यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, बट आप इसी सीरीज को चलाते जाओगे तो आपको लास्ट में मिलेगा कि हम 2011 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसका बेनिफिट आप जरूर लें और वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल से मैक्सिमम और कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी आज का बेसिक शुरू करने से पहले आपको मैं प्लेलिस्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के बारे में बता देता हूं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक फिरदौसी बैच है, मान लो आप फ्यूचर 2023 का पहला पेपर या 2023 या 4 कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, तो अगर आपने कंप्लीट अर्थमेटिक सीखना है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इस सेशन को लगा सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक ही वीडियो जैसे परसेंटेज या तो कंप्लीट परसेंटेज आपको पढ़ा दिया गया जो कि 3 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर सी सेट लेवल तक के क्वेश्चन भी आपको बताए गए हैं। तो सारे के सारे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर। और फिरदौसी की पीडीएफ की बात करूं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। अगर मेरी बुक लॉन्च हो जाती है अमेजोन पे तो आपको लिंक वहां पे नजर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रीजनिंग सीखना चाहते हैं, जैसे 2023 अभी बड़ा ही ज्यादा पास में है, तो कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, मैंने रीजनिंग का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया हुआ है एफकेड का, जिसका जिसका मेन पार्ट क्या आपका स्कोर करेगा बूस्ट। ठीक है, तो आप इस कोर्स को लगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है विद शॉर्टकट, विद क्वेश्चन आंसर। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, इनकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एफकेड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो एफकेड 2022 का सेकंड पेपर जो हुआ था, मैंने 50 यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे टोटल, जो कि कंप्लीट आपके अर्थमेटिक के हैं। तो एफकेड वाला आप जरूर यहाँ से पढ़ सकते हैं और ए टू जेड आपको यहाँ पे एफकेड के बारे में पढ़ाया गया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एफकेड के जीके के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, जीके मैंने ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल बताया होगा, डिटेल यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया। जैसे 2021 हो गया, 2011 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, तो इनके जीके के जो क्वेश्चन आए हैं विद प्लेलिस्ट वो मैंने यहाँ पे बताई है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताए हुए हैं, इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके जो आपने पढ़ना है उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। मान लो आपने टेरिटोरियल आर्मी के लिए पढ़ना है तो उसको क्लिक करोगे, सारे सेशन आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सपोज आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है सीडीएस के लिए या एसएससी के लिए, तो उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, सीडीएस नंबर सिस्टम। क्लियर। मेंसुरेशन पढ़ना है तो मेंसुरेशन वाली प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे। एफकेड पढ़ना है तो एफकेड की। अगर सीएपीएफ का पढ़ना है या सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, एसएससी के देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट का सहारा जरूर लें। जैसे यूपीएससी सी सेट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए सम ऑफ मोर देन 7। 7 से ज्यादा सम जो आएगा उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बार आपको थोड़ा डाइस का सिस्टम पता होना चाहिए। अगर मैं डाइस का और प्रोबेबिलिटी का अगर मैं क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछूं आपसे, तो कोई भी क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर में टोटल फेस और ऊपर क्या आता है हमारे पास हमेशा फेवरेबल केस, कितने हमारे पास टोटल फेवरेबल केस बन सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो डाइस हैं तो दोनों को आप ड्रॉ फेंकोगे तो एक पे एक आएगा, दूसरी पे 1 आ सकता है, फिर या फिर पहली पे 1 आएगा, दूसरी पे 2 आ सकता है, पहली पे 1 आएगा, दूसरी पे 3 आ सकता है। ऐसे ऐसे करते करते कुछ केसेस आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे। लास्ट में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली में 2 आ जाएगा, दूसरी पे 1 आ जाएगा, फिर या फिर 2 2 आ सकता है, या फिर 2 और 3 आ सकता है। ऐसे करते करते डाइस आपके पास लास्ट में लेकर आएगी यहाँ पे 6 एंड 6। क्लियर। तो टोटल आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 टोटल 36 केस बनते हैं हमेशा 2 डाइस के अंदर। ये आपको थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसने लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ मोर देन 7। 7 से ज्यादा सम आना चाहिए, 7 सम नहीं चाहिए हमें, 7 से ज्यादा चाहिए। तो आप सारे बच्चे सोच के देखो 7 से सम ज्यादा कब आएगा। आप यहाँ पे 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, बट अगर
आप ऐसे चलते जाओगे तो बीच में एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पे जब 2 और 5 होगा तो ये 7 आएगा, बट आगे चलोगे तो 2 और 6 आएगा, तो 2 और 6 आपका 8 लेकर आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे 3 1 से तो 4 सम आएगा, इनको ऐड करेंगे 4 आएगा, 3 और 2 करेंगे 5 आएगा, 3 एंड 3 करेंगे 6 आएगा, 3 एंड 4 करेंगे 5 आएगा, बट 3 और यहाँ पे 5 करोगे तो 8 आएगा। दैट इज अ मोर देन 7, तो हमें ये केस हमें चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास 3 और 6 करेंगे, ये भी केस हमें चाहिए। तो या तो आप ऐसे करते करते ड्रॉ कर लो सारे के सारे केस, या फिर एक शॉर्टकट मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे सम के बेस के ऊपर, 2 डाइस के ऊपर, वो आप सीख लो। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सम। जब आप 2 डाइस फेंकोगे, सबसे छोटा सम क्या आएगा, 1 और 1 2 का, तो जा तो सम 2 होगा, 2 से नीचे नहीं हो सकता। फिर या फिर सम 3 होगा, या फिर 4 होगा, या 5 होगा, या 6 7 8 9 10 11 12। 12 से ऊपर सम नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाली 2 डाइस आएंगी 6 और 6 की, ठीक है। तो इनके लिए केस कितने बनेंगे, इनके लिए केस हमेशा एक होता है, 2 के लिए, क्योंकि 1 और 1 ही आएगा, 1 के अलावा अगर कुछ आएगा, 1 के अलावा कुछ भी आएगा तो सम 2 से बढ़ जाएगा। 3 के लिए सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, 4 के लिए सिर्फ 3 ही केस बनेंगे। तो ये चीज जैसे मुझे याद है, आपको भी ये प्रॉपरली याद हो जाएगी जब मैं आपको ये बोलूंगा कि 7 तक तो एक नंबर ही कम होता है। कहां से एक नंबर कम होता है, चेक कर लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया, एक नंबर कम हो गया। अगर सम मुझे 5 चाहिए तो केस कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे अगर यहाँ पे 7 होगा तो केस कितने होंगे, 6 होंगे, एक नंबर कम होगा। बट अगर मैं 7 से आगे चला जाता हूँ तो ये नंबर डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे 5 यहाँ पे आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। और पेपर में ये सारा का सारा बार बार थोड़ा ड्रॉ करेंगे हम। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, जो 7 से आगे वाले हैं उन दोनों का ऐड करेंगे तो 13 आना चाहिए। जैसे कि 7 और 6 13, फिर यहाँ पे 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13, फिर आएगा 9 और 4 ये भी 13, 10 और 3 ये भी 13, 11 और 2 ये भी 13, 12 और 1 ये भी 13, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोर देन 7। तो आपको पता है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी का फंडा होता है टोटल के डिनोमिनेटर में, टोटल कितने होंगे 36, दैट कैन नॉट बी चेंज। क्लियर। बट 7 से हमें ज्यादा सम चाहिए, तो 7 से सम ज्यादा क्या हो सकता है भैया, यहाँ पे 8 हो सकता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 7 से आगे है तो 8 में क्या ऐड करें कि 13 हो जाए। 8 में आपको 13 बनाने के लिए यहाँ पे 5 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर। फिर आप चेक करोगे 9 सम है, 9 के लिए आपके पास यहाँ पे 4 कंडीशन बन पाएंगी। फिर आपके पास है यहाँ पे 10, 10 के लिए सिर्फ यहाँ पे 3 कंडीशन बन पाएंगी। ऐसी फिर 2 बनेंगी और ऐसी आपके पास 1 बनेगी। क्लियर। सो आगे आपको इनको जस्ट ऐड करना है। 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 5 15, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 15/36। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/12। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगर ये चीज पता है तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो फिर वो आपको 1 1 1 ऐसे करके ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। Two number are in the ratio 3 and 5. 3/5. If 9 is subtracted from each, then they are in the ratio 12/23. Find the smaller number. We know कि यहाँ पर आप स्मॉलर नंबर चेक करोगे तो स्मॉलर नंबर 3 है, तो आंसर क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे 2 पड़े हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है। आंसर आपके पास 2 है, मान लो एक ही आंसर होता तो हम इसी को मार्क करके आगे निकल जाते। ये आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, पूरे के पूरे पेपर के अंदर, कि अगर कोई ऑप्शन से आपको हलचल या से ट्रिकबाजी मिलती है तो आप लगा लो, ठीक है। बट अगर आप इसका पैटर्न सीखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे, एक है 3 और 5, और 9 सब्ट्रैक्ट करने पे इनकी रेशियो ये बन जाती है। तो अगर आपको नहीं पता, जो हमारे पास रेशियो होती है हमेशा यहाँ पे इनके साथ क्या लगाया जाता है कि एक्स लगाया जाता है, 3x और 5x, दैट इज ए मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। और जो हमारे पास रेशियो होती है यही हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5x। और 9 अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 नंबर इधर से माइनस, 9 नंबर इधर से माइनस, तो रेशियो क्या बनेगी मेरे पास 12/23। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे भी तो वाई वाई हो सकता है मल्टीपल, एक्स एक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स यहाँ पे लगा दिया हमने एक बार, तो एक्स हम दोबारा दोबारा सेम वेरिएबल थोड़ा रखेंगे, वाई वाई हो सकता है। बट जब आप यहाँ पे वाई वाई लिखोगे तो वो कट जाएगा, कोई लिखने का फायदा नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 3 करेंगे तो 69, फिर आप 23 इंटू यहाँ पे 9 करेंगे तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 207, फिर 12 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60x, यहाँ पे भी सॉरी एक्स आएगा। 12 इंटू 9 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 108। क्लियर। इसको लेकर आप इधर माइनस करेंगे, ये आएगा मेरे पास 9x। इसको लेकर आप इधर प्लस में लिखोगे तो ये आएगा 207 माइनस 108, और यहाँ पे आप चेक कर लोगे 9x इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, वैसे तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है 99 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 11।
स्मॉलर नंबर पूछा है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x इज द स्मॉलर नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, तो आंसर क्या आएगा 33 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि कुछ बच्चों को लगेगा सर इसका तो शॉर्टकट और भी है। क्या शॉर्टकट है इसका? सर ये भी तो शॉर्टकट है ना, 3 और 5 लिखेंगे, 12 और यहाँ पे 23 लिखेंगे, यहाँ पे गैप आपके पास 11 है, यहाँ पे गैप है, गैप को बराबर करके कर लो, है ना। शॉर्टकट बहुत है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी कर सकते हैं, बट शॉर्टकट आपको याद करने पड़ते हैं तब। अगर मैं बोल दूं आपको यहाँ पे कि 9 इज सब्ट्रैक्टर फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड 9 इज एडिंग इन द डिनोमिनेटर, तो शॉर्टकट आपका जो ये है ना गैप वाला वो भी फेल हो जाएगा। शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है वो चेंज हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन करने के लिए आपको 5-5 शॉर्टकट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। या तो मल्टीपल ढूंढ लो या फिर इस मेथड को सीख लो। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेशन है, बट वो कैलकुलेशन आपकी शॉर्टकट के अंदर भी सेम ही रहती है। कैलकुलेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। शॉर्टकट चेंज हो सकता है, कैलकुलेशन नहीं चेंज होगी। तो इतनी सी कैलकुलेशन आपके पेपर में आएगी, वो आपको करनी पड़ेगी। और इससे के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमिनेटर है, माइनस करो प्लस करो, जहां पे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये प्रोसेस आता है तो सीधा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। रुपीज 5625 is divided among ABC so that A may receive half as much as B and B and C together C. B receive 1/4 of that A and C together C. The share of the A is more than B. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपके पास कि जो A के पास पैसा है वो उतना पैसा है जितना B और C का डबल है। मतलब मान लो यहाँ पे अगर मैं आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, डिनोमिनेटर हमेशा पीछे जाएगा, तो मतलब बी और सी हमारे पास 2 होगा तो ए हमारे पास 1 होगा। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 रुपए अगर बी और सी के पास होंगे तो ए के पास उसका 1/2 होगा, तो ए के पास 1 होगा। ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि अगर मैं बी रेशो ए और सी की बात करूं तो डिनोमिनेटर वाला पीछे जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस सी की रेशो अगर हमारे पास 4 है तो बी की रेशो मेरे पास यहाँ पे 1 आएगी। बात समझ आ रही है सबको? अब आप सारे बच्चे सोच के देखो कि यार पैसे डिवाइड हो रहे हैं एबीसी के अंदर, यहाँ पे भी एबीसी के अंदर, तो पैसे तो डिवाइड होंगे। अगर बी का पैसा 1 रुपया तो 1 ही रहेगा ना, अगर बी के पास 5 रुपए तो 5 ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, एबीसी इधर है तो ये 3 आएगा, एबीसी इधर है इनके पास 5 आएगा। या तो ये 5 ही होता या 3 ही होता तो गड़बड़ होगी, क्योंकि पैसे तो बराबर मिले हैं। तो ये बराबर आपको करने पड़ेंगे खुद। यहाँ पे आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3, और ये 5 आपका इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ये आएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 10। ये 3 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 12। अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों 15-15 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ठीक है कि एबीसी है तो यहाँ पे 15-15 बराबर होने जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो 5 है। अगर मैं पूछूं बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपके पास 3 है। ए और बी के पास कितने हो गए? 5 और 3 8। 8 के अंदर मैं क्या ऐड करूं सी के पास कि टोटल मेरे पास 15 हो जाए, क्योंकि टोटल खर्चा थोड़ा चेंज होगा, 15 ही रहेगा। तो 8 यहाँ पे है तो सी को मुझे यहाँ पे 7 नंबर देने पड़ेंगे, तभी मेरे पास यहाँ पे इनकी रेशियो टोटल 15 आएगी। अगर मैं 15 की बात करूं 15 की, तो 15 की वैल्यू आपके पास है 5625। इट मीन 1 इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3 टाइम्स विच इज इक्वल टू 45, वी कैन से 112, एंड दैट इज अगेन वी कैन से 7 विच इज इक्वल टू 105। 105 से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे 7 इंटू 5 दैट इज 5। वी कैन से 1 इक्वल टू 375। हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। और उन्होंने पूछा है कि ए इज हाउ मच मोर देन बी, तो आप चेक कर लो, ए इज हाउ मच मोर देन बी दैट इज 2। सो वी कैन से 1 इक्वल टू 357, वी कैन से 2 इज इक्वल टू, इसका डबल कर देंगे, 375 को मल्टीप्लाई बाय 2, 600 और 150 अलग से, तो 750 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। A rectangular park has a length of 180 meter, a breadth of 120 is maintained in a circular field. एक circular field है, उसके अंदर एक rectangular park है ऐसे, ठीक है। Area of the circular field excluding the park, excluding the park मतलब इसकी बात हो रही है। ये एरिया जो है ये आपके पास 40,000 है, तो बताओ रेडियस कितना होगा सर्कल का। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये अगर रेक्टेंगल वाले एरिया को बाहर कर दे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इन टू बी, तो क्या मेरे पास बचा हुआ एरिया आएगा या नहीं आएगा? अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू को लिख सकते हैं 22/7, और आर का हमें पता नहीं है, और एल और बी का हमें पता है यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाई 120, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40,000। फिर मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ 22/7 और यहाँ पे आर का स्क्वायर, ये डाटा इधर जाके ना आपके पास ऐड हो जाएगा,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 40,000 प्लस यहाँ पे आप डबल जीरो को बाहर निकाल लेंगे और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 इंटू 12। देखो 18 इंटू 12 आप डेफिनेटली डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे मन के मन में सोच सकते हैं 18 10 और 2, 10 और 2 को ऐड करेंगे तब भी तो क्या होगा 12 ही बनेगा। तो आप ये माइंड में सोच सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे 180 और इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36। ये आप अपने मन में सोच सकते हैं और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 612। अब इनको आप ऐड करोगे यहाँ पे 22/7 को ऐसे रहने देते हैं, इनको ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, इसको ऐड करेंगे 61600। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई आप सीधा यहाँ पे 11 के टेबल पे कट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5600। फिर आप इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे 2800। तो r का स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरे पास यहाँ पे 2800 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर मैं आपको यहाँ पे r निकालने के लिए बोल दूं तो यहाँ पे 28 में से एक 7 बाहर निकाल लो 400 और ये 7, 7 और 7 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पे 7 आएगा। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो रेडियस कितना आएगा आपके पास 140 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। वन बैग कंटेन 4 white and 5 black balls. Another bag contains 6 white and 7 black balls. A ball is transferred from first bag to second bag. Then a ball is drawn from the second bag. Find the probability that ball is drawn is white. तो व्हाइट बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे बतानी है। प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा फंडा आपको पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई बॉक्स है, जैसे यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ, जो पहला बॉक्स है उसके अंदर 4 व्हाइट बॉल है, 5 उसमें ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी होगी 9। अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 में से हमने एक बॉल को बाहर निकालना है तो कोई ना कोई तो सिलेक्ट करेंगे ना, या तो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी। हो सकता है क्या वो व्हाइट ही बॉल हो। तो व्हाइट बॉल है 4, 4 में से अगर मैं एक बॉल बाहर निकालूंगा तो उसको लिखेंगे 4C1। इसका मतलब होगा कॉम्बिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे लगेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करना। ठीक है, और ये हमारे पास मान लिया हमने कि वो व्हाइट ही है, तो व्हाइट जो बॉल है हमारे पास ये फेवरेबल केस होंगे डिवाइड बाय टोटल केस। टोटल कितने हैं 9, 9 में से कोई भी बॉल बाहर निकल सकती है। ठीक है, अगर ये हमारे पास व्हाइट की पॉसिबिलिटी है। फिर अगर मैं पूछूं ब्लैक के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे टोटल 5 ब्लैक बॉल है, उनमें से एक बाहर निकालनी है, टोटल केस कितने होंगे 9, तो 9 में से भी एक बाहर निकलेगी, तो ब्लैक वाले के लिए ये लगेगा, व्हाइट के लिए ये लगेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी यहाँ पे समझना होगा कि जो हमारे पास पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स के अंदर टोटल हमारे पास 5 व्हाइट है और यहाँ पे सॉरी 4 व्हाइट है और यहाँ पे 5 ब्लैक है, टोटल 9 हो जाएगा। अब इसमें से एक बॉल उठा के मैं दूसरे डब्बे में रख रहा हूँ। अब दूसरे डब्बे में है क्या, पहले पहले हमारे पास है यहाँ पे 6 व्हाइट बॉल 7 ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे टोटल बॉल है 13। इतना क्लियर हो गया सबको। बट अगर मैं आप सभी बच्चों को बोल देता हूँ कि इसमें हमारे पास पहली बॉल जो है वो व्हाइट हमने ऐड कर दी, पहली बॉल हमने व्हाइट निकाली, इसमें ऐड कर दी, तो ये होगा कितना, यहाँ पे 6 ऑफ डब्ल्यू था, तो क्या आपके पास वो 7 डब्ल्यू और 7 ब्लैक बॉल के अकॉर्डिंग क्या वो आपके पास टोटल 14 होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे कि ऐसा भी तो हो सकता है वो व्हाइट की जगह यहाँ पे ब्लैक बॉल ही आ जाए। तो यहाँ पे व्हाइट कितना था हमारे पास 6 था और ब्लैक कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो टोटल फिर से 14 हो जाएगा। तो केस समझने पड़ेंगे, टोटल 4 बनेंगे। 4 कैसे 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 बन सकते हैं। पहला बात तो ये है कि इसमें से व्हाइट निकला, इधर आपके पास इसमें ऐड हो गया। दूसरा इसमें से ब्लैक निकला, इसमें का इसमें ऐड हो गया। 4 बार पॉसिबिलिटी कैसे, 1 2 3 4। क्लियर। तो अब इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल ही हम यहाँ से बाहर निकाले, जो भी हमारे पास, चाहे ये केस है चाहे ये केस है, इसमें से आपको व्हाइट बॉल को बाहर निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे आप सारे बच्चे ध्यान रखें, अगर मैं इधर से व्हाइट बॉल निकालूंगा तो उसको लिखेंगे हम 4C1। देखो 4C1 लिखें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास 4 ही आएगा। 9C1 को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। तो मैंने सोचा इसमें से व्हाइट बॉल बाहर निकली, अगर व्हाइट बॉल बाहर निकलेगी तो इधर आके व्हाइट में ऐड होगी, यहाँ पे व्हाइट में ऐड होगी। तो व्हाइट हमारे पास कितनी यहाँ पे टोटल 7, और इसमें से भी आपने यहाँ पे 14 में से 7 जो निकालनी है वो व्हाइट में से ही एक बॉल निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/14। क्लियर। रिपीट कर देते हैं फिर से, अगर हमारे पास यहाँ पे ब्लैक बॉल बाहर निकलेगी उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 में से कोई भी ब्लैक बाहर निकल सकती है आउट ऑफ ए 9। और यहाँ पे अगर ब्लैक वाला ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ब्लैक बाहर नहीं निकालना, दूसरे से तो व्हाइट ही बाहर निकालना है। तो व्हाइट कितनी यहाँ पे 6, तो 6 में से आपके पास यहाँ पे निकलेंगी आउट ऑफ ए 14। तो इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई और इनको करना है ऐड, दैट इज ए कॉम्बिनेशन प्रोसेस। आप इस बात को ध्यान रखें, बाकी इसके क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में मैंने करवाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 बार कट जाएगा हमारे पास, इसको आप यहाँ पे 2 टाइम, इसको आप यहाँ पे 3 टाइम और इसको यहाँ पे आप 7 टाइम कट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4/18 प्लस
5/21। इतना समझ आया सबको? एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आएगा 126, इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास 7 आएगा, 7 इंटू आप 4 करोगे तो ये आएगा 28। 21 से इसको कट करेंगे 6 बार आएगा, 6 बार इसको आप ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो आप इनको ऐड करके देखेंगे ये आएगा आपके पास 58/126। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 29/63। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। The difference between the simple interest and the compound interest on a certain sum of money for 2 years is 10% at 10% per annum is 631. Find the sum. Sum इसके पास यहाँ पे इतना होगा। ये हमें कैसे पता चला? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला होगा थर्ड ऑप्शन। ये कैसे पता चला मुझे कि ये डायरेक्ट इसका आंसर होगा? इसको करने के लिए सिर्फ 5 ही सेकंड लगेंगे। वो तब लगेंगे अगर आपने फिरदौसी बैच के अंदर इस क्लास को लगाया होगा, ठीक है, या कैड सीरीज के अंदर जो मैंने शॉर्टकट बताया अगर आपने समझे होंगे तो उन क्लासेस का बेनिफिट लेना आपकी जिम्मेवारी है। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज का वेट करते रहो कि कोई टीचर आएगा आपको घर पे आके आपको बोलेगा कि ये चीज पढ़ लो, वही आएगी पेपर में। हर एक टीचर ने यूट्यूब पे या जहां से भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। काम पढ़ना आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ पर ये ना सोच ले कि सिंपल इंटरेस्ट के मैं सिर्फ यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लूंगा तो पेपर पार हो जाएगा। 100 क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा। हो सकता है आपके जो टीचर हैं उन्होंने आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हो, बट वो 40 क्वेश्चन अगर आप एक ही बार करके जाओगे तो ओवर कॉन्फिडेंस मैं मानूंगा इसको, और मुझे नहीं लग रहा कि एक बार करने से आपका पेपर क्लियर होगा आज की डेट के अंदर। क्योंकि एफकेड, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, अब पेपर का लेवल बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, बट कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन के माध्यम से अगर सोचोगे तो एक बार मत करो, मेरे कहने पे आप 2-3 बार, जितना आप करना चाहते हैं 2 बार तो मिनिमम करो ही करो एक क्वेश्चन को, तभी आपके ये जो टाइम का मैनेजमेंट है वो हो पाएगा। क्लियर? अगर आपको नहीं पता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे 2 साल के लिए निकालना चाहता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस पी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे 10-10% है, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। तो पहले साल, दूसरे साल, पहले साल मल्टीप्लाई बाय दूसरे साल डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो ये 21% आएगा। जो ये वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं सुक्सेसिव, और सुक्सेसिव का शॉर्टकट है कि 10% जो 2 साल का होता है ना, ये याद ही करवा देता हूं मैं अपने स्टूडेंट को कि इसका मतलब 21% होता है। कब? सुक्सेसिव के टाइम पे। और उसका सुक्सेसिव का मतलब क्या होता है उसके लिए आपको परसेंटेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सीधा साधा होता है, 10% एक साल में है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20%। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1% का। और क्वेश्चन में गिवन कितना आपके पास? 631। और जो भी सम होता है इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है आपके पास? 100% होता है। तो अगर 1% इसके बराबर है तो यहाँ पे 100% किसके बराबर होगा? 63100। ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे थर्ड इसका सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A lend 4,000 to B at a certain sum to C at a same time at 7% per annum per simple interest. If after 5 years A receives 3,500 as the interest from B and C, what is the difference of the sum given to B and C by A? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसको करने के अलग अलग शॉर्टकट भी हो सकते हैं, इसको करने के डायरेक्ट मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक बार बेसिक से करके देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे पीआरटी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। जो 4,000 रुपए इसने बी को दिए तो वो तो उसका प्रिंसिपल है, और हमारे पास आर परसेंट कितना है? 7, और टाइम कितना है यहाँ पे? 5 साल। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आ चुका है। अगर मैं बात करूं सी को कितना पैसा दिया, हमें नहीं पता सी को कितना पैसा दिया, उसको एक्स लिख लेते हैं। उसका आर परसेंट और टाइम भी सेम है। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहां से भी क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। दोनों का इंटरेस्ट उसको 3500 रुपए मिला है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है अगर, तो यहाँ पे 0 से 0 कट करेंगे तो इसमें देखो 7 एंड 5, यहाँ पे 7 एंड 5 दोनों में कॉमन निकल गया 35। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास? 40 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे कितना आएगा? 3500। ये इससे कट जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे 100 टाइम। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू आएगा 60, और x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे? 6000। और ये जो x है हमारे पास, b को पैसा दिया था वही आया, और a को कितना पैसा दिया था स्टार्टिंग में? 4000। क्वेश्चन वालों ने बोला कि डिफरेंस बताओ कितना था इनके बीच में, तो डिफरेंस आपके पास यहाँ पे ये वाला b का होगा, सॉरी ये वाला पैसा c का होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा आपके पास यहाँ पे? 2000 का। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता के आया था कि इसका शॉर्टकट हो सकता है कि पीआरटी का पी को हम बाहर रख देंगे, आरटी करके कर सकते हैं, बट हमें इतना उलझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान रखें, आप इसी फॉर्मूले से जाएं, क्योंकि कई बार आपके पास पेपर में आएगा इसका डिफरेंस,
तो फिर आप शॉर्टकट में उलझ रहे हो। अगर उसने बोल दिया इसका यहाँ पे 1/4 आर का 1/4, फिर आप फिर से फंसोगे। उससे बेहतर है कि सिंपल फॉर्मूले से कर लो। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं वही शॉर्टकट करें जो मैंने आपको फिरदौसी बैच में करवाए थे, क्योंकि उसके दो चार ही कंसेप्ट हैं सिंपल इंटरेस्ट के सीधे साधे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अप टू उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे अप टू द डेसिमल, तो इसके अंदर डेसिमल भी उन्होंने ज्यादा लिखे हुए हैं कि यहाँ तक कितना आप बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक से चलते हैं। यहाँ पे 2744 है और यहाँ पे परसेंट लिखा है। परसेंट का मतलब होता है यहाँ पे 00। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। फिर से लिखेंगे हम 433, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 000 नीचे आ जाएगी हमारे पास। परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे 00 और आ जाएगी। समझ आई सबको इतनी बात। अब पंगा ये है कि इतनी कैलकुलेशन को सॉल्व कौन करेगा पेपर के अंदर। ठीक है, इस वजह से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो सिंपल सा फंड है। वैसे तो यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन दे रखा है, तो मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप इसको शॉर्टकट से करो शॉर्टकट से करो। अगर नन ऑफ दिस है, क्या पता यहाँ पे 5 की जगह 6 आ जाए, फिर भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आप खुद सोच के बताओ कि हाँ सर ये करना पड़ सकता है। आप अपने दिमाग से सोचोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, कि अगर यहाँ पे 5 है तो क्या पता 6 हो जाएगा, क्या पता नन ऑफ दीज आ जाए आंसर। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप इसको बेफिक्र होके 2744 और 433 जैसे आप बचपन में इसको मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करके देखो आपका क्या आंसर आ रहा है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये आएगा मेरे पास 1188152, ये इसके आसपास आएगा। फिर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है, तो 7 जीरो है तो यहाँ पर आप चेक करोगे 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा अभी तक जो है हमने यहाँ पे 7 जीरो का सिस्टम लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही नंबर है। तो आपके पास अगर 7 जीरो होंगे तो आप इसको पॉइंट लेकर आगे लेकर आओगे। तो उन्होंने लास्ट वाले 6 डिजिट पूछा है, तो 6 डिजिट आपके यही होंगे। आंसर आपका बिल्कुल ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर सर ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना होता, देखो भाई सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन तो आपस में काफी क्लोज है। अगर देखे हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की, तो मैं ये कह सकता हूँ थर्ड ऑप्शन नहीं है बिना इसको कैलकुलेट किए। वो कैसे, आप इसको देख लो कि ये 28% है और ये 0.44 है, तो आप इसको लिख लो ये 0.5 ही होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपका अपने आप ही यहाँ पर आपको पता चलेगा 88 तो आ ही नहीं सकता, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। इतना हम कर सकते हैं एक्यूरेट से, बट अगर नन ऑफ दीज है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Two trains start from P and Q, travel toward each other at a speed of 50 km per hour, 40 km per hour. By the time they meet, the first train has traveled 100 km more than the first second. Find the distance between P and Q. P and Q. तो अगर यहाँ पे P और Q की बात करें, एक ट्रेन इधर से जा रही है 40 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन हमारे पास इधर से आ रही है यहाँ पे 50 की स्पीड से। तो आप अब इस ट्रेन ने मान लो 10 घंटे चला, तो ये भी तो 10 घंटे चलेगा, ये ज्यादा थोड़ा चल पड़ेगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम से शुरू होती है। सर कहाँ पे लिखा है यहाँ पे सेम टाइम पे शुरू होती है? पेपर के अंदर ध्यान रखना इस बात को, वैसे लिखा होगा सेम टाइम पे शुरू होती है। अगर नहीं लिखा आया तो हम अपनी मर्जी करेंगे वहां पे कि यार लिखा तो है नहीं था एग्जामिनर के, डिफरेंट करेगा। अगर एग्जामिनर ने लिखा नहीं यहाँ पे डिफरेंट टाइम से शुरू होगा, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट सेम मान के चलोगे। बात समझ आ रही है? ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे हमारे पास टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो क्या स्पीड डायरेक्टली टू डिस्टेंस होता है? अगर स्पीड की रेशो मेरे पास 40 रेशो 50 है, तो जो रेशो हमारे पास यहाँ पे स्पीड की होगी वही रेशो डिस्टेंस की होती है जब आपके पास टाइम सेम होता है। ये इसका कंसेप्ट है, शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान रखें। बाकी इसका बेसिक भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, और गिवन कितने आपके पास यहाँ पे 100 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 100 किलोमीटर होगी। दोनों डिस्टेंस कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे 9 के, अगर एक की वैल्यू 100 है तो 9 की वैल्यू यहाँ पे 900 किलोमीटर होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब बात आती है इसके बेसिक। बेसिक क्या होगा? बेसिक ये होगा कि अगर 50 किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है, ये वाला 40 किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है, तो एक घंटे में ये 50 किलोमीटर आगे चला जाएगा, ये वाला एक घंटे में 40 किलोमीटर आगे चला जाएगा। तो एक घंटे में ये वाला पर्सन इस पर्सन से 10 किलोमीटर आगे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड 40 है, इसकी 50 है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 50 एक था और 40 एक था, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 10 किलोमीटर लेगा वो अगर एक घंटे के अंदर, किसको, क्यू वाले को आगे बढ़ाने के लिए। अगर बढ़ाना आपको 100 किलोमीटर पड़ जाए, फिर 100 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 10 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये भी पर्सन जो है वो यहाँ पे 10 घंटे भागेगा,
ये भी पर्सन 10 घंटे भागेगा, तो ये वाला कितना चल जाएगा 400 किलोमीटर, ये वाला कितना चल जाएगा 500 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 900 किलोमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 2 men and 5 women can do a piece of work in 12 days. 5 men and 2 women can do the same piece of work in 9 days. Only 3 women can finish the same work in how many days? यहाँ पे देखो कभी बार लिखा होता है ना वर्क, यहाँ पे आपके पास लिखा है डबल वर्क, ट्रिपल वर्क, तो उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर नहीं लिखा होगा तो मतलब वर्क आपका सेम चल रहा है सारे क्वेश्चन में। ठीक है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए चेन रूल आना चाहिए। चेन रूल जिनको नहीं पता तो यहाँ पे हम लिख देते हैं M1T1 डिवाइड बाय W1 दैट मस्ट बी इक्वल टू M2T2 डिवाइड बाय W2। इसका मतलब होता है चेन रूल। ये लगाना कैसे है वो भी सीखेंगे, बट चेन रूल आप फिरदौसी बैच में या फिर एफकेट सीरीज में जाके मेरे से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे M जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑफ M प्लस 5 ऑफ W। किसी काम को यहाँ पे 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। कितना वर्क करेंगे पता नहीं, जो भी करेंगे वही वर्क आपके पास यहाँ पे होगा। ऐसे कैसे मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी फॉर्मूले से आएंगी। जो मैं आपको कह रहा हूँ M is a number of person, M2 is a second number of person, second number of person is there, so we can say 5 of men plus 2 of W and the T2 time is there। T2 टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पे 9 दिन के अंदर ये पर्सन काम कर रहे हैं। अब वर्क इसके अंदर भी नहीं दे रखा तो वर्क सेम होगा तो कट जाएगा, ये वाला पर्सन इससे कट जाएगा 4 टाइम 3 टाइम, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऑफ M प्लस 20 ऑफ W दैट मस्ट बी इक्वल टू 15 ऑफ M प्लस 6 ऑफ W। अब इसको इधर लेकर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7 ऑफ M, इसको इधर लेकर आप माइनस करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 14 ऑफ W। कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ऑफ W इज इक्वल टू 1 ऑफ मैन। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अगर मैं आपको M डिवाइड बाय W करने को बोल दूं तो ये आएगा 1/2। इसका मतलब क्या होता है, कई बार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी बताओ, तो इसी को बोल देते हैं हम एफिशिएंसी। ठीक है। अब यहाँ से आपको आगे करने के तरीके दो है, या तो आप एफिशिएंसी मेथड से कर लो या फिर आप कंपेयर करके कर लो। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ से जो रिलेशन निकला है ये वाला, ये रिलेशन हम पहली क्वेश्चन में डाल देंगे। जैसे आपके पास पहली क्वेश्चन थी कि 2 ऑफ मैन प्लस 5 ऑफ W, ये किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 12 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल प्रोसेस से लगा सकते हैं कि 2 मैन हमारे पास किसके बराबर है। देखो इसको एक ही लाइन में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे क्वेश्चन को। ये पहली क्वेश्चन के अंदर ही आप सारा का सारा सिस्टम रख दो। इसका मतलब था 2 ऑफ M प्लस 5 ऑफ W, जो भी हमारे पास काम करते हैं यहाँ पे 12 दिन के अंदर, डिवाइड बाय द वर्क। यही काम आपके पास कौन करना चाहता है 3W, तो 3W मल्टीप्लाई बाय द टाइम, हमें नहीं पता इनका कितना टाइम है, डिवाइड बाय द वर्क। वर्क से वर्क कट जाएगा और आगे कुछ कटने को यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको पता है कि 2W हमारे पास एक मैन के बराबर है, तो मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकता हूँ ना 4 ऑफ W 2 मैन के बराबर होंगे, और 2 मैन की वैल्यू 4W अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा कि 4 ऑफ W प्लस 9 ऑफ W। इसी काम को यहाँ पे सेम प्रोसेस के अंदर हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो 3 आपके पास इससे कट जाएगा 4 बार और ये हमारे पास ऐसा आएगा। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 13 13 सॉरी यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 ही है यहाँ पे, सॉरी 5 है, ये वाला 5 आएगा। 5 एंड 4 9, 9 इंटू 4 करेंगे 36, तो 36 ऑफ W इज इक्वल टू W इंटू एक्स। W से W कटेगा तो x की वैल्यू 36 आएगी, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी इसके आप 3-4 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस से और भी बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। An article is sold for 375 such that its profit on the article is 1/4 of the cost price. Find the cost price. सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सीपी के अंदर प्रॉफिट लॉस ऐड करेंगे तभी आपके पास एसपी आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास उसने आर्टिकल इतने का सॉल्व किया तो इसका मतलब 375 तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल है वो 1/4 ऑफ द सीपी है, प्रॉफिट है वो 1/4 ऑफ द सीपी है। मान लो सीपी हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट उसका 1/4 एक्स होगा। तो सीपी के अंदर अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी तो एसपी आएगा। तो अगर सीपी हमारे पास एक्स है, प्रॉफिट उसका 1/4 एक्स है, तो क्या वो 375 के बराबर आएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5/4 ऑफ एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 375। ये से कट जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 75, और ये ऊपर 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 300। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। A merchant has a 1000 kg of sugar, part of which he sold on 8% profit and the rest is 18% profit. He claimed 14% on the whole. The quantity of 18% profit is.
अगर आपने प्रॉफिट लॉस की क्लास मेरी फिरदौसी बैच या एफकेड बैच में लगाई है तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छे ढंग से इससे सारी क्वेश्चन करवा रखे हैं पहले से, ठीक है। तो अभी तो ये 2022 का पेपर है, तो 2022 के सेकंड पेपर में है। जब मैंने 2019 में भी पढ़ाया था, 20 में पढ़ाया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे करवाए हुए हैं। और खास बात यह है कि इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। तो कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं पीडीएफ से। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8% प्रॉफिट, फिर हमारे पास है यहाँ पे 18% प्रॉफिट, और इन दोनों का मिक्सचर कितना है यहाँ पे 14%। तो मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6%, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4%। जो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की रेशो आएगी वो आएगी 2:3। अगर हम यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट और लॉस का रेशो बनाते हैं तो नीचे हमेशा जो भी रेशो आती है वो वही आती है जो स्टार्टिंग में गिवन होती है। ये मैंने बताया था क्यों और कैसे, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू अगर 1000 दे रखी है, कब आएगा यहाँ पर 200 का मल्टीपल, तो इधर भी 200 कर देते हैं और इधर भी 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 600। तो 18% प्रॉफिट है, 18% प्रॉफिट ये रहा। इसके ऊपर कितना केजी दिया उसने, 600 केजी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। The length and breadth of a rectangle are in the ratio 3:2. If the length is increased by 5 meter, keeping the breadth the same, the new area of the rectangle is 2600 meter square. What is the perimeter of the rectangle? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं L और P की बात करूंगा तो L हमारे पास 3 और 2 है, तो इसके साथ कोई XX तो रहा होगा, तभी तो इनकी रेशियो बनेगी कट के। उसके आगे अगर मैं एल की बात करूंगा तो एल उसने 5 मीटर को इंक्रीज कर दिया बट ब्रेड्थ को सेम रखा, तो इसका एरिया कितना आ गया 2600। तो एरिया होता क्या है हमारे पास यहाँ पे एल इंटू बी होता है। तो एल लिखा मैंने यहाँ पे और साइड में लिखा बी, एल इंटू बी करेंगे तो एरिया आएगा 2600। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर आप देखो कि एक्स को 10 रख के देखें एक बार। अगर आप इसको 10 रखेंगे ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 10 रखेंगे 30, 30 और 5 35। तो 35 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 700 के आसपास आएगा। 2600 तो नहीं आ रहा, मतलब x अभी काफी छोटा है। अगर x काफी छोटा है तो इसको 20 रख लो फिर। तो यहाँ पे रखेंगे 20 इंटू 2 करेंगे 40, 20 इंटू 3 करेंगे 60, 60 और 5 65, 65 आएगा। 65 इंटू 40 करके देखेंगे तो 2600 आ रहा है, मतलब x आपने जो माना है यहाँ पे 20 ही रहा होगा। या तो आप क्वाड्रेटिक से कर लो या इसे फिल करके भी देख सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। उसके आगे उसने क्या लिखा है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर तो हमारा यहीं से आएगा फिर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और अगर मैं यहाँ पे एल की बात करूंगा 3x है और बी हमारे पास 2x है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5x। 5x इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 10x हो जाएगा। और इस x की वैल्यू 20 यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर कितना हो जाएगा 200। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 है एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं पी, तो पी हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए इंटू बी का स्क्वायर, और क्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए का स्क्वायर इंटू बी। उसने ये बोला हुआ है कि दोनों प्राइम नंबर है ए बी, और एलसीएम पूछा है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, मान लो मैं पी की बात कर लेता हूँ। पी हमारे पास है यहाँ पे 2 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 लिख लेते हैं। और क्यू हमारे पास इमेजिन कर लो जो आपका दिल कर रहा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिख लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपके पास इन दोनों का एलसीएम बताओ, एलसीएम का मतलब होता है जो भी नंबर दे रखे हैं ना 2 3 5, इसको लिख लो जो यहाँ पे बेस में है। फिर जो जिसकी पावर मैक्सिमम है वो लिखो। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी यहाँ पे एक ही लिखेंगे। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, 2 लिखेंगे। 5 की पावर मैक्सिमम कौन सी है 2, 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम होगा। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे। अब लिखा हुआ है कि ए और बी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ए और बी तो दोनों आएंगे ही आएंगे मल्टीप्लाई में। अब ए की पावर कौन सी मैक्सिमम है 2, बी की पावर कौन सी मैक्सिमम है 2, यही इसका एलसीएम होगा, और इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। At what time 5 to 6 o'clock the hand will be clock point coincide with each other? Coincide with each other का मतलब क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 3:15। बहुत बच्चों के लिए ये भी तो कंफ्यूजन वाली बात है कि 3:15 कैसे होते हैं। छोटी सुई यहाँ पे, बड़ी सुई यहाँ पे होती है, तब 3 बजेंगे ना। छोटी सुई जब यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये बड़े वाली सुई ऐसे ऐसे घूमती यहाँ पे आएगी, तब 3:15 होंगे। 3:15 पे छोटी सुई थोड़ी सी आगे हो जाएगी और इनका एंगल 0 डिग्री का यहाँ पे नहीं होता है। बट 0 डिग्री नहीं होता। अगर 3 और 4 के बीच की बात करें, जब बड़े वाली सुई है, बड़े वाली सुई आगे निकलती जाएगी, कहीं ना कहीं तो इनका यहाँ पर इस पॉइंट पे 3 और 4 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई एक ओवरलैप होंगी। उस ओवरलैप को 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, कोइंसाइडिंग बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, 3:15 पे 0 डिग्री का एंगल नहीं होता है। वो कौन सा एंगल होता है उसके लिए आप मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्लॉक बाय बलविंदर, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके सारे शॉर्टकट कंसेप्ट फॉर्मूले सारे अवेलेबल है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो आपको ये 5 और 6 के ऊपर पूछा गया है कि कोसाइड कब होगी या फिर 0 डिग्री कब होगी, ये आपसे पूछा गया है।
फिर इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात को समझना होगा कि यहाँ पर अगर हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। तो अगर कोसाइड कराना है तो छोटी सुई तो यहीं पे होगी, बड़ी सुई इसके ऊपर ही आएगी, बड़ी सुई इसकी ऊपर ही आएगी और यहाँ से यहाँ तक का चेक करोगे तो ये कितना होगा, ये 25 मिनट हो गया, ये आपके पास 30 मिनट हो गया। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 5 तो बजेगी ही बजेंगे, 5 बज के आंसर क्या आएगा, 25 से 30 मिनट के बीच का आंसर होगा। तो भाई आपके पास पहला ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेटेड, लास्ट ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेटेड, बच गए 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे। अब इन 2 ऑप्शन के अंदर एक आपको कंसेप्ट है वो सिखा रहा हूं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये बताया 25 और 30 के बीच में आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट कंसेप्ट सिखाना भी आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं 60/11, दैट इज ए 5/11, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर आ जाएगा 16, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 21, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 27, फिर आएगा 32, फिर आएगा 38, फिर आएगा 43, फिर आएगा 49 एंड लास्ट में आएगा 54। सभी को आप 11 से डिवाइड करेंगे, किसी को आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमारे पास एक टाइम जोन है, क्लॉक के अंदर सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे 99%। एक आधा मैं कह सकता हूँ कि कोई और टाइम जोन पूछ ले या क्वेश्चन क्वेश्चन बिगाड़ दिया किसी ने किसी ने, बाकी सभी पे यही आएगा। जैसे 5 है, 5 में आप यहाँ पे 5 ऐड कर लो, फिर 6 माइनस कर दो, फिर 5 ऐड कर दो, 6 माइनस कर दो, 5 ऐड कर दो, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 6 माइनस कर दो, 5 ऐड कर दो, 6 माइनस कर दो, 5 ऐड कर दो। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था कि आंसर आपका 25 और 30 मिनट के बीच होगा, तो आपको समझ आ रहा है ये आंसर है, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, बात खत्म, क्लियर। आपको सिर्फ ये टाइम जोन याद रखने की टाइम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम उठा लेना है, सिर्फ 10 टाइम जोन ही है हमारे पास, क्लियर। आई होप सारे बच्चे इसको याद कर लेंगे। बाकी फॉर्मूला है इसका 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू 0 डिग्री, वेयर h इज इक्वल टू हमें पता है 5 घंटे कुछ मिनट है, तो हमें h तो यहाँ पे कन्फर्म ही है 5 होगा, बट अगर आपके पास मिनट पूछ लिया जाएगा तो मिनट आप कैलकुलेशन करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A and B together, they can do a piece of work in 16 and 10 days. A started the work after 4 days. B also joined him until the completion of the work. How many days will take to complete the work, entire work? सबसे पहले आपको ए और बी के बारे में पता होना चाहिए। ए अगर 16 दिन में काम खत्म करता है तो बी आपके पास 10 दिन में काम खत्म करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल, दैट इज 80। इसकी एफिशिएंसी आएगी 5 और इसकी एफिशिएंसी आएगी मेरे पास 8, क्लियर। तो अगर 5 और 8 की एफिशिएंसी आ चुकी है तो अगर 5 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी है तो इसने काम शुरू किया, इसने काम शुरू किया 4 दिन तक तो इसने अकेले नहीं काम किया होगा 20 यूनिट का, उसके बाद ए के साथ बी आ गया, तो ये काम कितना है आपके पास, ए का काम है 5, बी का काम है यहाँ पे 8, तो टोटल काम 13 हो गया। अब 13 कितने दिन काम करेगा कि रिमेनिंग काम खत्म हो जाए, रिमेनिंग कौन सा, 80 में से आपके पास 20 तो काम हो ही गया, तो बचा कितना आपके पास 60, तो 60 वाला काम ये दोनों मिलकर करेंगे, x इज इक्वल टू आएगा 60/13। तो आपको ये समझना था कि कितने दिन में काम पूरा होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये आपके पास चला जाएगा 49/13, तो मतलब पहले 4 दिन तो लगे लगे थे यहाँ पे, बाद में इन दोनों को मिलकर कितने लग गए, यहाँ पे 4 दिन और लग गए, 9/13 दिन और लग गए, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं ओवरऑल पूछूंगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, दैट इज 8 9/13, तो ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा यहाँ पे पहला, क्लियर। यहाँ पे 9 कर लेना और 8 9/13 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 के ऊपर चलते हैं। The selling price of an article is 96 rupees. Cost price is numerically same as the profit percentage. Find the cost price. So हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस अगर आपने एक्स मान लिया तो प्रॉफिट क्या होगा, देखो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स परसेंट होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट सीपी का एक्स परसेंट होगा ना, फिर तो सीपी तो एक्स है, उसका आगे एक्स परसेंट आपके पास प्रॉफिट होगा, तो आपके पास एसपी आएगा 96, क्लियर। सो यहां से आप क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से सॉल्व कर लो या फिर इसका एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक से बचने के लिए बाय ऑप्शन इज ए बेटर अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अभी फिल कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट, 60, यहाँ पे आएगा 60 और 60 डिवाइड बाय 100। आप चेक करके देखो क्या 96 आ रहा है, अगर आ रहा है तो यही उत्तर है, बाकियों से भी आप चेक करके देखो किसी से 96 नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। 10 years ago average of 4 members of a family is 24, two children born and current average of 6 members is 24, सेम ही है पहले जितनी।
इफ द एज ऑफ डिफरेंस इन द बोथ चाइल्ड इज 2 ईयर देन फाइंड द यंगर एज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। शॉर्टकट भी है इनके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसका शॉर्टकट नहीं है, बट आपको बेसिक आता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, सम किसके बराबर होगा, एवरेज इनटू नंबर। तो अगर मैं एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 24 इंटू 4 करेंगे, 24 इंटू 4 करके देखेंगे तो ये हमारे पास 96 आएगा। तो जो हमारे पास 96 आया 24 इंटू 4 करने पे, ये हमारे पास सम आ गया कब का, 10 साल पहले का। कितने बंदों का, 4 पर्सन का। 4 पर्सन का 10 साल पहले सम 96 है। अभी सम क्या होगा, अभी अगर मैं आज की बात करूं तो चारों बंदों की 10-10 साल की उम्र बढ़ी होगी। तो 10 साल की उम्र यहाँ पे चार बंदों की बढ़ गई होगी 40 साल और। तो 40 साल ये हो गए, 96 ये हो गया, तो ओवरऑल चेक करेंगे कितना हो जाएगा, 136 साल होना चाहिए सम पहले वाला। और आज का सम हमारे पास कितना है, आज का सम है हमारे पास यहाँ पे 6 मेंबर की, अगर मैं एवरेज की बात करूं 24 है, तो आज का सम क्या होगा हमारे पास, 24 इंटू 6 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 144। तो आपको ये पता है यहाँ पर क्या होगा, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट, इसमें 2 पर्सन ऐड हो गए हैं, इसमें वो 2 पर्सन नहीं है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो आपको पता चलेगा यंगर प्लस ओल्डेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा मेरे पास, 144 माइनस 136 विच इज इक्वल टू यंगर ओल्डर इज इक्वल टू 8। और इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास यहाँ पे यंगर माइनस ओल्डर का, वो आपके पास यहाँ पे गिवन है 2 का। अभी यहाँ पे देखो यंगर ओल्डर का डिफरेंस आपको ध्यान से समझना है, पहले ओल्डर वाला पर्सन आएगा बाद में यंगर वाला पर्सन आएगा ना, छोटे वाला तो बाद में रखेंगे। अब जब आप इन दोनों को ऐड करने जाओगे तो वाई वाई कटेगा, ट्वाइस ऑफ ओ इज इक्वल टू आएगा मेरे पास यहाँ पे सॉरी 10, और एक बार ओ आएगा मेरे पास यहाँ पे 5। 5 को आप यहाँ पे फिल करोगे तो यंगर प्लस 5 इज इक्वल टू 8, और यंगर की उम्र कितनी आएगी, 3। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यार अगर 4 साल पहले उनकी एवरेज हमारे पास 24 है, 10 साल पहले, तो 10 साल हर एक बंदे का एवरेज बढ़ा होगा, तो आज की एवरेज कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी डायरेक्ट। तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। There are two section A and B of a class consisting of a 40 and 44 student respectively. If the average weight of a section A is 35, that of the section B is 37, find the average weight of the class whole class। या तो आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से करें, या फिर आपको पता है कि सम को अगर मैं नंबर से डिवाइड करूंगा तो एवरेज आएगा, या फिर सम की बात करें तो वो होगा मेरे पास एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास नंबर गिवन है, नीचे आपके पास एवरेज गिवन है। ठीक है, तो सम अगर मैं बात करूं, सम ऑफ यहाँ पे जो पहले वाला सेक्शन है उसका सम क्या होगा, उसका सम होगा उसकी एवरेज को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दे सीधा सीधा। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं दूसरे वाले का सम कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे दूसरे वाले का सम होगा हमारे पास एवरेज इनटू नंबर, तो दूसरे वाले का सम आ जाएगा। अगर मैं दोनों सम को यहाँ पे ऐड कर दूं, एस ए प्लस एस बी, और आपको पता चलेगा कि हमारे पास 35 इंटू 40 प्लस 44 इंटू 37, तो ये दोनों का हमारे पास यहाँ पे सम आ गया। दोनों के सम को अगर मैं दोनों के नंबर से डिवाइड कर देता हूं, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी से, तो नंबर कितने कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 40 और 44। तो क्या मेरे पास एंटायर ग्रुप की एवरेज आएगी। अगर मैं सबका सम को सबके यहाँ पे नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज आएगी ना डेफिनेटली। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 36.04 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। Sugar A of a cost 9.25 rupees per kg is mixed with another sugar A B in 8:7. If the mixture sold at rupees 10 rupees per kg, then the find the CP of the another sugar। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि जो हमारे पास ए शुगर है उसका प्राइस गिवन है, उसको अनदर शुगर के अंदर ऐड करके उसने इतने के हिसाब से उसने बेच दिया है। ठीक है, दूसरे वाले का प्राइस बताना है क्या होगा। इसके लिए आप यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा 9.27, ये हमारे पास ए पहले वाला मिक्सचर है, दूसरे वाले मिक्सचर का प्राइस पता नहीं है, बट दोनों को बेचा किसके हिसाब से, यहाँ पे 25 है, सॉरी यहाँ पे दोनों को बेचा 10 रुपए के हिसाब से, और रेशो क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पे 8:7। तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे। अगर मैं 9, 25 और 10 का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 0.75 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ इस 7 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 0.75 के बराबर। तो ये 8 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 8 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.75 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। आप इसको 0.75 मत मानो, 0.77 मान लो। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। और 0.11 को कट मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आप मान लो कि 88 के आसपास है, मतलब ये आपके पास मान लो कि 0.88 के अप्रोक्सीमेट आसपास है। और अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन सीखा है तो आपको पता है मिडल नंबर जो है वो अगर इससे यहाँ पे बड़ा है
तो डेफिनेटली इससे छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 0.88 छोटा होगा, तो मतलब ये आपके पास 10.88 के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बाकी आप इसको अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो सम डिवाइड बाय नंबर इक्वल टू एवरेज, उस अप्रोच से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको आज का क्लास है वो सिस्टम है वो समझ आया होगा। बाकी जल्दी हम सेक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल सेशन यहाँ पे अवेलेबल करने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करना ना भूलें। ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।